तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे जल संसाधन। क्या पढ़ रहे थे? जल संसाधन। उसमें हम पढ़े थे जल से जुड़े हुए काफी चीजें, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, पढ़ा क्या था उसमें हम देखे थे। लास्ट पॉइंट हमारा यही था, लेकिन कुछ रोचक तथ्य को एक बार रिवीजन कर लिया जाए। आप लोग को बताया गया था कि हमारे यहाँ जो जल है उसका हम देखते हैं 100% के हिसाब से। आंकड़ा जो बताया गया था उसको कहा गया था 100% जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ 96.5% क्या है महासागरों का जल और 2.5% पीने योग्य जल, मीठा जल है। ठीक, ये 96.5% कैसा है? महासागरों का जल है, ओशियन का जल है, और ये पीने योग्य मीठा जल है जो वही उसे ही कहा जाता है। तो हम देखते थे, फिर इसमें से आंकड़ा हम निकाले थे। तो 2.5% से अगर देखा जाए पीने योग्य जो जल है 100% के हिसाब से इसका आंकड़ा निकाला गया था और कहा गया था कि इसमें भी 70% ग्लेशियर के मतलब बर्फ के फॉर्म में है और 30% का हम उपयोग इसी में से कर रहे हैं। 30% में से उपयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर कहा गया था कि अगर इसका हम पूरा उपयोग करें तो कोई प्यासा नहीं मरेगा, ये बताया गया था। लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा जो पीने योग्य जल है कितना? 2.5%। बाकी जल की कमी नहीं है, क्योंकि ये भी कहा गया था आप लोग से कि भारत जो है उसके पास पूरा तीनों तरफ से पानी है भरा हुआ, ये कि तीनों तरफ पानी है। ठीक, तो हम देख रहे हैं भारत के पास भी जल की कमी नहीं है, लेकिन पीने वाले जल की कमी है। किसकी? पीने वाले जल की। तो इससे हमें पता चला था कि जो ये जल है बहुत ज्यादा नहीं है धरती पर, पीने वाला जो जल है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी तो महासागरों का जो बहुत सारा है, जिससे हमें ये सब पता चला था। तो आज हम बढ़ रहे हैं आगे। हमारा जो टॉपिक होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखते हैं। तो इसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ऐसी परियोजना नदी पर बांध बनाकर, क्या बनाकर? नदी पर बांध बनाकर उस पर अनेक उद्देश्यों को पूरा करना। नदी पर एक बांध बनाया जाता है, उसके द्वारा कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, वही क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। अगर बात की जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो आप लोग समझ गए कि नदी पर बांध बनाकर एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक उद्देश्य है। इस बांध को बनाने का क्या उद्देश्य? मतलब मत्स्य पालन भी करते हैं, बाढ़ नियंत्रण भी करते हैं। ठीक, तो हमें देखने को मिला विद्युत भी, बिजली भी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे हमें पता चला कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है उसका कई उपयोग हो रहा है, तो इसके कारण इसे बहुउद्देशीय कहा जाता है। ठीक, आप समझे बहुउद्देशीय क्यों लगा है। आगे हम बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से उद्देश्य क्या क्या हो रहे हैं? जैसे परियोजना बनाएगी तो उससे क्या फायदा होगा? उद्देश्य जो हम देखते हैं वो क्या है? पहला हमारा जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन का मतलब होता है जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन। जल विद्युत का उत्पादन का मतलब क्या होता है? जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन, क्योंकि जानते हो जल के द्वारा भी विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ बिजली आती है वो किसी द्वारा बनाई जाती है? जल के द्वारा भी। ठीक, तो कल शायद एक क्वेश्चन था, उसमें आप लोग का कहा गया था कि सबसे अधिक बिजली हमारे यहाँ हमारे भारत में किससे बनाई जाती है? जल से या फिर पेट्रोलियम से या फिर कोयले से, ये सब पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन है कोयला। अभी भी सबसे ज्यादा जो बिजली बनाई जा रही है किससे बनाई जा रही है? कोयला। कोयला से बिजली बनाई जा रही है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो कमेंट में कोई आंसर नहीं दिया था, तो कुछ लोग दिए थे लेकिन वो गलत था, ध्यान रखिएगा। तो कोयला। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा सिंचाई। क्या है? सिंचाई। अब सिंचाई क्या होती है? तो सिंचाई हम देखना है सिंचाई क्या होती है, जिसके द्वारा हम जानते हैं वहां से पानी पहुंचाया जाता है आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं जाता है, तो वहां उस बांध के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाता है। मतलब सिंचाई का भी उद्देश्य हमारे यहाँ पूरा हो रहा है। उसके बाद घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पर कुछ सुविधा नहीं है, तो वहां पर क्या करते हैं? उसी के द्वारा जल पहुंचाते हैं। बहुउद्देशीय जो बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं नदी पर, उन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाता है जल। ठीक, तो आगे हमारा जो है नौचालन व पर्यटन। नौचालन के लिए, नौका चलाने के लिए। ठीक, उसके बाद पर्यटन का मतलब घूमने का स्थान भी हो जाता है वो। देखो कितने सारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। कौन? बांध बनाया जा रहा है जब नदियों पर, उसको तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक, आगे हम देखते हैं बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण क्या होता है? मतलब बाढ़ को भी नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा पानी अगर एकाएक आ जा रहा है उसमें, तो बांध के द्वारा उसको रोका गया है, जिसके कारण आगे वाले क्षेत्र, आगे जो उसके निचले क्षेत्र उसमें बाढ़ नहीं आ पा रहा है। तो इसे हमें देखने को मिला बाढ़ भी नियंत्रण होता है। मछली पालन। अब यहाँ देखो मछली पालन भी किया जा रहा है, मतलब इससे मछली भी पालन किया जा रहा है। ठीक, तो हमें पता चला देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कितने सारे उद्देश्य हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है देखो हम पढ़े अभी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य हैं। तो जो उद्देश्य होते हैं वही लाभ होते हैं। ठीक, जैसे पेपर में आता पूछता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु नहीं लघु में पूछता है, सॉरी, तो लघु में पूछता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, उससे क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो लाभ अगर पूछेगा तो भी यही लिखना, उद्देश्य अगर पूछ रहा है तो भी यही लिखना। ध्यान से सुनना। अभी हम पढ़े जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य पढ़े थे, उसमें सिंचाई भी था। तो देखो इसमें सिंचाई कैसे होता है, जहाँ तो सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है, लाभ ये है। दूसरा इसका विद्युत उत्पादन के लिए, मतलब बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक, उसके बाद मत्स्य प्रजनन, मत्स्य पालन के लिए भी किया जा रहा है। अंतर्देशीय नौका वाहन,
अंतर्देशीय नौका वहन का मतलब देश के अंतर्गत नाव चलाने के लिए भी किया जा रहा है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये लाभ है किसके, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसको हम देखते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये बनाया जा रहा था किस लिए, गुजरात पर। कहाँ पर, गुजरात में जो नर्मदा नदी है बहती है वहां पर बनाया जा रहा था कि जो ये नदी है वहां पर लोगों को, किसानों को जो जल की कमी है उसको पूरा करने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल मिल जाए इसलिए बनाया जा रहा था बांध। लेकिन उस समय ये लोग उनके विरोध में थे। जैसे देखो, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में था नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरू किया गया था, इसके विरोध में कि ये बांध ना बने, क्योंकि ये बांध जो बनाया जा रहा था गैर सरकारी संगठन थी जिसके द्वारा बनाया जा रहा था, जिसका नाम क्या था, एनजीओ। जो गैर सरकारी संगठन था उसके द्वारा बनाया जा रहा था जिसका नाम है एनजीओ। ठीक, तो हमें देखने को मिला इसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए सब लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये मत बनाओ, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा जंगल डूब जाएगा। जैसे देखो, आरंभ में आंदोलन जंगलों को बाढ़ के पानी में डुबाने पर केंद्रित था। देखो, तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं इससे इनका नुकसान हो रहा था, इसलिए सब इसका विरोध कर रहे थे। बहुत तेजी से विरोध हुआ था, काफी तेजी से हमें देखने को मिला था कि सब लोग कह रहे थे यार ये बांध नहीं बनना चाहिए। ठीक, जिसके चलते हमारा अगर यहाँ देखेंगे क्षेत्र गाँव इधर बगल में जो जंगल उंगल है सब डूब जाएंगे, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब बाद में इनको पता चला कि हमारे गाँव में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है या हमारे बगल में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर इसका लाभ मिलेगा, तो इसे 4 राज्य में, देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान भी शामिल है। चारों राज्य, मेन राज्य हमारा गुजरात है, ध्यान रखना। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखना है सबको। ठीक, ये पूछा जाता है विकल्प में क्वेश्चन, जो आधा मैप में भी आ सकता है कि नर्मदा नदी या सरदार सरोवर बांध को दर्शाइए मैप में। ठीक, ये पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यह गुजरात के 15 जिलों को सुविधा भी प्रदान कर रहा है। गुजरात के कितने जिलों को, 15 जिलों को, लगभग 3000 गाँव को ये सुविधा प्रदान कर रहा है। तो हमें पता चला कहीं ना कहीं ये सुविधा हो गया, लेकिन उस समय चल शुरू किया गया था कि सब लोग को ये लग रहा था कि इससे बनने से हमारा नुकसान हो जाएगा, बगल के जंगल सब डूब जाएंगे, जीव जंतु हमारे ज्यादा हो जाएगा, बाढ़ वाले क्षेत्र बढ़ जाएंगे, इसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ सकता है बगल वाले क्षेत्रों में। तो इसलिए सब लोग इसके विरोध में थे। लेकिन जब बाद में इनको पता चला कि इससे फायदा होगा तो सब लोग इसके साथ जुड़े, बाद में इसको बनाया गया और आज इसका देखो गुजरात के 15 जिलों में इसकी सुविधा पहुंच रही है। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो आगे हमारा टॉपिक है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है, तो भूमिगत जल एक सिंपल परिभाषा अगर हम देखें तो भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है वही क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। लेकिन हम जानते हैं भूमि के अंदर जल जो पाया जाता है कैसे पाया जाता है, उस पद्धति के आधार पर अगर परिभाषा हम देखते हैं तो मृदा के नीचे बिछे हुए शैल, इसके शैल मतलब चट्टान, मृदा के नीचे बिछे हुए चट्टान आस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल, मतलब छिद्रों के द्वारा जो धरती पे छिद्रों के द्वारा इकट्ठा होता है शैलों में जो जल, वही क्या कहलाता है, मृदा जल या मतलब भूमिगत जल। ठीक, उसी को कहते हैं भूमिगत जल। ठीक, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं भूमिगत जल होता है, ये हमारा भूमिगत जल हो गया। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण मतलब बचाना, इकट्ठा करना, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना। तो ये क्या होता है वर्षा जल संग्रहण, इसको हम देखते हैं। तो एक तकनीक क्या होती है, एक तकनीक जिसमें जल को खाली स्थान, जिसमें जल को कहीं खाली स्थान पर, कहाँ पर, जिसमें जल को कहीं खाली स्थान पर जैसे घरों में, टैंक में, घरों में, उसके बाद टैंक में, उसके बाद बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है। ठीक, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है और बाद में उपयोग किया जाता है, तो वही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मतलब हमें सीधा पता चला कि ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम जल को, वर्षा जल को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर ले, जैसे कुओं में, घर में हो गए, घर में टैंक बनाकर, बेकार पड़े कुएं में हो गए, इन सब जगहों पर अगर इकट्ठा किया जा रहा है तो उसे क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। ठीक, आगे जो हमारा है, पर्वतीय क्षेत्र में गुल तथा कुल की वाहिकाएं बनाई जाती है। गुल तथा कुल मतलब काट कर ऐसे बनाए जाते हैं, गुल बांस की तरह होती हैं, उसको बनाए जाते हैं। ठीक, रास्ते बनाए जाते हैं पतले पतले, जिसके द्वारा नदियों का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियों का जो रास्ता होता है उसको बदलकर खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक, उसके बाद राजस्थान में पीने का जल संग्रहण करने के लिए वर्षा जल एकत्र करना। अब जैसे चले जाओ राजस्थान के क्षेत्र में, वहां पर जानते हो बहुत ज्यादा रेगिस्तान, मरुस्थल है पूरा, वही रहती है। तो हम जानते हैं जब वर्षा होती है उस क्षेत्र में, अगर आसपास के क्षेत्रों में, तो लोग वहां पर अपने घर पर टैंक बनाए रहते हैं, क्षेत्र पर चाहे जमीन पर टैंक बनाए रहते हैं, उसमें जल को स्टोर करते हैं, वर्षा जल को स्टोर करते हैं, फिर उसी को पीते हैं। हमारी तरह फिल्टर वाटर नहीं पीते हैं, ये जो वही जल है नॉर्मल जल वो इकट्ठा करते हैं वर्षा वाला, वही वो लोग पीते हैं, साफ सुथरा जल होता है उसी को पीते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जल की बहुत कमी है। क्या है, जल की कमी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे हमारा टॉपिक है वर्षा जल संचयन की विधियां, मतलब जो भी पढ़ा गया वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण होता है मतलब बचाते कैसे हैं, संग्रहण बचाना, और इसको संचयन मतलब बचाकर कहाँ कहाँ रखते हैं, कहाँ कहाँ रख सकते हैं इसको, वर्षा जल को हम देखते हैं कैसे कैसे बचाया जा सकता है,
उस तरीके को, मतलब जो वर्षा जल इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए लोग, तो कहाँ कहाँ किस किस जगह कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और पुल जैसी वाहिकाएं, मतलब वो अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं जिसके द्वारा एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें पानी को स्टोर करते हैं, वहां पर वही होती है गुल और पुल। ठीक, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्टोर किया जाता है जल को, उनको गुल और पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुल और पुल। एक आकार का बनाया जाता है गड्ढा पहाड़ों के बीच में, तो उन्हीं को कहा जाता है गुल और पुल जैसी वाहिकाएं बनाई जाती हैं। ठीक, नाली के आकार में बनाकर उसको वहां तक पहुंचाते हैं पानी को, तो उसी को स्टोर करते हैं, वहां पर गुल और पुल कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। उनको लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और पुल जैसी वाहिकाएं बनाई। कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। ठीक, उसके बाद हमारा जो है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनती हैं। ये पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आता है तो हम देखते हैं वहां पर भी जल से, बाढ़ से बचने के लिए जल वाहिकाएं बनाई जाती है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं कि वहां पर पानी स्टोर हो जाए। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं बाढ़ से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक, आगे जो है राजस्थान के शुष्क और अर्ध। शुष्क और अर्ध का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा नमी नहीं होती है, और शुष्क क्षेत्रों में और किसी क्षेत्रों को बरसाती पानी, बरसाती भंडार। ठीक, बरसाती भंडार संरचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। मतलब बरसाती भंडार का मतलब बड़े बड़े गड्ढे के रूप में या बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, जो जल इकट्ठा करते हैं राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में इसको जोहड़ कहते हैं, जोहड़। तथा और अन्य क्षेत्रों में खादिन कहते हैं। क्या कहते हैं? खादिन तथा जोहड़, दो नाम सुनने को मिलेगा, खादिन और जोहड़। कौन सा? खादिन और जोहड़। तो राजस्थान के जैसलमेर में जोहड़ नहीं वो कहते हैं, क्या नाम है? खादिन। यहाँ पर खादिन ये यहाँ रहेगा, ध्यान रखना, ये उल्टा हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ खादिन रहेगा तो यहाँ जोहड़। ठीक, जोहड़ और खादिन। राजस्थान का जो होता है जिसमें जल स्टोर किया जाता है टैंक में, उसको खादिन कहते हैं जैसलमेर में। बाकी अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एक क्षेत्र में खादिन, दूसरे क्षेत्र में जोहड़। ठीक, अब हम देखते हैं, तो संरचनाओं में परिवर्तित किया जाता है तो टैंक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वही टैंक जैसलमेर में क्या कहलाते हैं? खादिन, और बाकी अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहलाते हैं। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए गए। मतलब जो देखो, शुष्क क्षेत्रों में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में जिसमें नमी थोड़ा बहुत है और जिसमें नहीं है, तो वहां पर जो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, तो वही राजस्थान में जैसलमेर में क्या कहलाते हैं? खादिन, और अन्य क्षेत्रों में क्या कहलाते हैं? जोहड़। ठीक, उसके बाद जो छत है, छत पर वर्षा जल संचयन। देखो, छत पर भी वर्षा जल संचयन किया जा रहा है, मतलब इकट्ठा किया जा रहा है। छत पर लोग टैंक बनाकर जल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद बीकानेर हो गया, फौलादी हो गया, और बाड़मेर में पीने हेतु जो भूमिगत टैंक है, टैंक या ढाका, मतलब जो बीकानेर में बनाया जाता है उसी को ढाका कहते हैं। ढाका का मतलब जो बनाया जाता है चार का होता है वर्गाकार, वही होता है क्या? ढाका। टैंक बनाए जाते हैं तो उन्हीं को भूमिगत टैंक या ढाका कहा जाता है। ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ पर? बीकानेर में, फौलादी में, बाड़मेर में। किसको? भूमिगत जो टैंक बनता है भूमि के नीचे, उसको क्या कहा जाता है? ढाका कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में एक प्रणाली है सिंचाई की जिसे हम बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो अभी आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो ये प्रणाली होगी मेघालय में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, उसको देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पे। ठीक, आगे हमारा ताजे पानी के लिए स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे भी हम देखें। तो उसके बाद हमारा जो है ताजे पानी के स्रोत, ताजे पानी के जो स्रोत होते हैं क्या क्या होते हैं? वर्षा से। तो देखो, जो पहला ताजा पानी हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? वर्षा से। अगर वर्षा होती है तो हम कहते हैं ये ताजा पानी है, बढ़िया है, फ्रेश पानी है, इसी को बोलते हैं ना। तो ताजा पानी का मतलब पहला जो स्रोत हो गया वो वर्षा से मिलता है। दूसरा सतह से जल, सतह जल जैसे नदियों का जल हो गया, भूमि। उसके बाद हमारा हो गया झीलों में, झील, नदियों, झीलों आदि, जैसे झीलों से भी जो हमारा जल निकलता है ऊपर से गिरता है वो क्या होते हैं? झील। तो फिर उसके हमें पता चला झीलों के द्वारा भी हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है कौन सा? ताजा जल। और उसके बाद नदियों का जल जो हमेशा बहता रहता है वो भी क्या है? ताजा जल है। उसके बाद आगे देखते हैं भूजल। भूजल का मतलब भूमि के नीचे जो जल पाए जाते हैं, भूमि में संग्रहित जल जो बारिश से रिचार्ज हो जाते हैं, मतलब जो बारिश होती रहती है फिर जाकर उसमें मिलती है तो रिचार्ज होते रहते हैं, नया नया जल उसमें बनता रहता है। ठीक, तो उससे हमें पता चला कि भूमि के संग्रहित जल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? ताजे जल। जैसे आप लोग जाते हैं घर पे बैठते रहते हैं तो जब कभी प्यास वास लगती है तो कहोगे नल चलाकर पानी लाना। जो हैंडपंप होता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नल चलाकर पानी लाना। तो जब नल चलाकर पानी लाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हम जानते हैं उसको चला देंगे तो थोड़ा ठंडा पानी आ जाएगा, फ्रेश ताजा पानी आ जाएगा, तो यही होता है। ठीक, हम अभी बताया कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली नदियों और झरनों के जलों को, किसको? नदियों और झरनों के जलों को बांस के द्वारा सिंचाई के लिए
इकट्ठा करना, मतलब बांस होते हैं उनमें काट दिया जाता है, उसमें जो झरोखा होता है उसको काट देते हैं, उसी के द्वारा ऊपर से पानी जाता है पतला पतला। देखिए मुझे आप लोग जब आधे पर्चे अलग करते हैं तो बीच में वो लगा होता है ब्रेकर की तरह छोटा छोटा फट्टा, उसको तोड़ देते हैं, बीच में उसमें लगा देते हैं, पानी उससे जाता रहता है, तो वो जो होता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली होता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक भारत में जल संरक्षण। अब हम पढ़ते हैं जैसे हमारे भारत में आधुनिक में क्या किया जा रहा है, जल को बचाने के लिए कई ना कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो क्या जब उस समय जल की कमी होती होगी प्राचीन काल में तो लोग जल के लिए कुछ उपाय नहीं करते होंगे, तो उस समय भी उपाय किया जाता था। जैसे देखो आज हम जल बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, गड्ढे बनाते हैं, जहाँ जल नहीं है वहाँ टैंक बनाते हैं इकट्ठा करने के लिए। तो क्या प्राचीन काल में ऐसा नहीं किया जाता था? तो प्राचीन काल में भी होता था, उसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा, उसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं। जैसे आइए देखते हैं उसी को, प्राचीन भारत में जल संरक्षण कैसे होता था भारत में प्राचीन कालों में। तो उसके जो प्रमाण मिले हैं क्या क्या मिले हैं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संरक्षण प्रणाली, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिला है इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज है में परिष्कृत मतलब पूर्ण रूप से जल संरक्षण की प्रणाली के अनुभव मिले हैं, अनुमान या कहा जाए वो मिले हैं। जैसे हमें देखने को मिला कि अनुमान मिले या फिर उसके कहा जाए प्रमाण मिले हैं। देखो इलाहाबाद में मिले हैं प्रमाण, इससे हमें पता चल रहा है कि उस समय भी लोग जल क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। अगला जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके समय में बांध, झीलें और सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पर बनाई गई। हमें सीधा पता चल रहा है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था उस समय बांध भी बनाए गए हैं, प्रमाण मिला है। उसके बाद झीलें भी हैं, सिंचाई की प्रणाली के लिए बड़े पैमाने भी बनाए गए हैं, उससे हमें पता चला है। देखो कितने सारे प्रूफ मिल रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है, प्रमाण मिल रहे हैं कि प्राचीन में भी, प्राचीन काल जो चल रहा था उसमें भी जल इकट्ठा करने के लिए लोग कुछ ना कुछ उपाय किया करते थे। ठीक, आगे जो हमारा उड़ीसा के कलिंग में देखो मिला है, उड़ीसा के कलिंग में नागार्जुन कोंडा और परिष्कृत सिंचाई कार्य पाए गए हैं। ठीक, तो देखो वहां पर भी मिला है, उड़ीसा में भी मिला है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी मिला, कर्नाटक बेंगलुरु में मिला तथा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मिला। ये प्रमाण है कि सिंचाई उस समय भी सिंचाई करने के लिए या खाद्य पानी की जो आपूर्ति थी उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था किया गया था। इस समय प्राचीन काल में कहीं ना कहीं पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रकार से जो व्यवस्था किया गया था वो भी हमें दिख रहा है सामने, उसका प्रमाण भी मिला है। आगे जो हमारा 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए, देखो 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए दिल्ली के हौज खास में एक टैंक का निर्माण करवाया था। देखो दिल्ली के हौज खास में एक टैंक का निर्माण करवाया था और बताया गया था 13वीं शताब्दी की सबसे बड़ी झील भोपाल झील जब हमें देखने को मिला था वो भी बनाया गया था 13वीं शताब्दी में, उस झील का निर्माण करवाया गया था जिससे हमें पता चला कि हाँ वहाँ पर पानी की कमी ना हो। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में भी इसके पूरे प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी लोग क्या करते थे, जल को इकट्ठा रखने के लिए, जल को बचाने के लिए उपाय किया करते थे। मतलब वो लोग भी इतना जानकार थे कि हमें जल कैसे बचाना, जल को इकट्ठा कैसे किया जाए, वो आज से नहीं प्राचीन काल से ही चला रहा है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है पालर पानी। जैसे हम देखते हैं पालर पानी का नाम पूछा जाता है, तो पालर पानी होता क्या है? तो वर्षा का जल जो भूमिगत टैंकों में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, जो पीने योग्य होता है वही क्या कहलाता है, पालर पानी। ठीक, मतलब जो वर्षा का जल होता है पीने, जैसे कोई टैंक है उसमें तो पानी स्टोर किया हो, अगर ये पीने योग्य ना हो, गंदा पानी हो पूरा, तो ये क्या है, बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन अगर ये पानी साफ है, पीने योग्य है, तो पालर पानी कहलाता है। पालर पानी क्या कहलाता है, पालर पानी कहलाता है। और पालर पानी का राजस्थान में बहुत बड़ा महत्व है। तो देखो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है, मतलब इसके राजस्थान के शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर नमी नहीं होती, पानी नहीं पाई जाती है, वहां पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसका क्या महत्व है ये देखते हैं। या पेयजल का एक अन्य स्रोत है या सभी जल पर सूख गए हों, मतलब या पेय जो जल होता है, पीने वाला जल होगा, उसका सबसे मुख्य स्रोत है। जब सभी जल सूख जाते हैं तो सबसे बड़ा स्रोत यही माना जाता है पालर पानी राजस्थान में। ठीक, अगला जो है इसे पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है। पेयजल का सबसे शुद्धतम रूप जो माना जाता है वहां पर पालर पानी को ही माना जाता है कि ये सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक, उसके बाद है गर्मियों में यह टैंक भूमिगत कमरों को ठंडा रखता है। जो गर्मियों में ये टैंक होता है भूमिगत कमरे में होते हैं और जो इसके बगल आसपास के जो कमरे होते हैं उनको ठंडा रखता है। इसका देखो कितने फायदे हैं। तो ये इसका महत्व हो गया, राजस्थान में इसका बहुत महत्व है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। तो अगला हमारा है भारत में जल का अभाव बढ़ने के क्या कारण है। जैसे देखो हम भारत में जानते हैं जल की कमी हो रही है, जल की कमी होने के क्या क्या प्रमुख कारण है उसको हम देखते हैं। तो भारत में जल की कमी का पहला कारण है भारत मानसूनी जलवायु का देश। मानसूनी जलवायु का देश मतलब जो भारत का जो मौसम है हम देखते हैं, जब मौसम बनेगा तो बारिश होगी, मतलब मौसम के ऊपर या कहा जाए डिपेंड है बारिश होना। ये नहीं कहा सकता जब हम चाहें तो बारिश करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब मानसून बनेगा तो मानसूनी वर्षा होती है, जब मानसून आएगा वर्षा होगी तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं।
ये भारत में मानसूनी वर्षा होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी इसके कारण भी जल की कमी होती है। जैसे देखते हैं कई बार मानसून असफल हो जाता है, कई बार मानसून क्या हो जाता है, बनने के बाद एकदम बादल होने के बाद लगेगा अभी बारिश इतनी तेज हो जाएगी कि सब कुछ बह जाएगा, लेकिन बारिश नहीं होती है एकदम से। तो ये होता है कहीं ना कहीं जल की कमी बढ़ जा रही है, उसके कारण मानसून बनता ही नहीं। रीजन क्या है, मानसून को बनने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ पौधे, ठीक। मानसून जो बनता है उसको लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे। और जो पेड़ पौधे हम लोग क्या करते हैं, काटते जा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा काटते जा रहे हैं, जिसके कारण मानसून एक्टिव ही नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहा। और जब मानसून बनेगा नहीं तो ये वर्षा कहाँ से होगी, जब मानसून नहीं बनेगा तो वर्षा कहाँ से होगी। तो वर्षा होने के लिए क्या होना चाहिए, मानसून। मतलब मानसून जो नहीं एक्टिव हो रहा है उसकी वजह से वर्षा नहीं हो रही है, रीजन ये है, ठीक। अगला हम देखते हैं सिंचाई की जल की मांग में तेज वृद्धि। मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है हमारे भारत की कि सब लोग अधिकतर ज्यादातर लोग खेती कर रहे हैं, और खेती के करने के कारण हम देखते हैं जल स्तर नीचे जा रहा है, धीरे धीरे सिंचाई की मांग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और जब वर्षा नहीं होता है तो ये जो जल की कमी पूरी की जाती है, जमीन के अंदर से जल को निकालकर भूमिगत जो जल स्टोर है उसी को निकालकर इसकी कमी पूरी कर जा रही है। इसी के कारण कहीं ना कहीं जल और कमी हो रही है, जल का कमी बहुत तेजी से हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जानते हैं पर डे सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई की जा रही है खेत की तो उसको जल की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा चाहिए जल, और ज्यादा मात्रा में जल चाहिए तो भूमिगत जल को ही निकाला जा रहा है, उसके कारण जल की कमी बढ़ रही है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना। औद्योगिक मतलब कंपनी को जो जल की आवश्यकता होती है वो भी भूमि से निकाल रहा है, भूमिगत जल को ही यूज कर रहा है निकाल कर। तो जो हमारा 30% पीने योग्य जल है उसी में से तो ये भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो जल हो रहा है धीरे धीरे इसका स्तर किया जा रहा है। हमें जो पानी 50 फीट पे मिल जाया करता था वो 100 फीट पे भी नहीं मिल रहा है। रीजन नहीं कि ज्यादातर औद्योगिक कंपनियों द्वारा बड़े बड़े जो जल स्रोत हैं या उनके द्वारा लगाकर बड़े बड़े जल के स्रोत को लगाकर जल को निकाल रहे हैं बाहर, जिसके जल स्तर नीचे चला जा रहा है, वो पानी नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक कारण है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण, मतलब शहर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो क्षेत्र है धरती में पानी जा ही नहीं रहा, क्योंकि जानते जब तक धरती में पानी जाएगा नहीं तो स्टोर कहाँ से होगा। तो धरती का जो पानी है उस पर स्टोर ही नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जा रही है। तो ये भी शहरों की गति की वृद्धि के कारण भी ये भी हो गए कारण, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि भारत में जल का अभाव हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि आप लोग को बताया गया था कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121। 2001 में थी कितनी, 102 करोड़। अब 2000 जो हमारा 25 उसके अनुमान लगाया जा रहा है 140 करोड़ प्लस है। तो हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी देखने को हमें मिला है, ये भी एक कारण है इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल की बहुत ज्यादा खपत हो रही है। तो हमारा जो जल का अभाव है किसके कारण हो रहा है ये हमें पता चल गया, प्रमुख कारण है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अत्यधिक सिंचाई के कारण नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। जब हम जानते हैं सिंचाई तो किया जा रहा है, एक लिमिट में करना चाहिए। बहुत ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि जानते हो कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा की जाएगी तो उसका नुकसान देखने को मिलेगा। मतलब हम जानते हैं अगर हम खाना भी ज्यादा खा लेंगे तो उससे भी नुकसान है, नहीं खाएंगे तब भी नुकसान है। मतलब किसी भी चीज को अगर लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो भी नुकसान, नहीं खाएंगे तब भी नुकसान है, ठीक। तो उसी तरह अगर सिंचाई करेंगे बहुत ज्यादा कर देंगे तो भी नुकसान है, बहुत कम भी करेंगे तब भी नुकसान है। तो हम देखते हैं ज्यादा सिंचाई करने से क्या नुकसान होते हैं। तो लवण की मात्रा बढ़ना, इसकी लवण की मतलब साल्ट, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। उर्वरता मतलब जो इसके पोषक तत्व होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, ठीक। देखो ज्यादा सिंचाई के कारण इतना नुकसान हो रहा है, इसमें पानी की कमी होती है और ज्यादातर पानी निकालने से जमीन से वहां पर पानी की कमी हो जाती है। तो ये सब सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव, तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद ही सिंचाई करिए, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है खत्म हो रहा है, हमारे चैप्टर तीसरा जल संसाधन समाप्त हो गया है। तो अगर इसका आप लोग को नोट्स चाहिए, अगर बकायदा हाथों से लिखा हुआ नोट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ग्रुप में हमेशा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो किसमें जुड़ना पड़ेगा, ग्रुप में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चे पढ़ें और सब लोग एसएसटी में इतना अच्छा नंबर पाएं कि जो लोग कहते हैं कि एसएसटी टफ है, कि कहा जाता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह सफा है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप किसी के लिए किसी भी चीज़ पर संघर्ष करेंगे तो वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस कि यही हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग का हम पूरा साथ देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग को ऑल सब्जेक्ट नोट्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट नोट्स भी मिल सकता है और ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की संभावना उसको भी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट तो हमेशा करिए, क्योंकि आप लोग को क्या पढ़ाया गया, क्या इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिए, तभी हम जान पाएंगे, ठीक। और ये सृष्टि का मतलब है कहानी, अगर उसको आप कहानी के तौर पर याद करेंगे तो बहुत आसान है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।